Hello students, this is AJ Yadav from MPIC Rudauli Basti. Students, we shall read today a lesson, A Girl with a Basket. This lesson has been written uh, an American judge of Supreme Court whose name was William C. Douglas. William C. Douglas visited India in 1950. India had gotten freedom by that time, and Indian people were free from British government. The writer had visited India during this period, and he felt a very rare experience during this journey, and he has written his own experience in this lesson. So now let us read the lesson, and we should know what his experience was, how he felt about Indian people, and why he had to fall in love with India. Now let us read the lesson. The name of the lesson is A Girl with a Basket, and you can see the name of the writer William C. Douglas. He was a judge of Supreme Court from America. The lesson has started from here. ध्यान दें, यहाँ से आपका लेसन शुरू हो रहा है. लेखक 1950 में भारत की यात्रा पर आया हुआ था. उस समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था. उसी यात्रा के दौरान लेखक ने एक अपना अनुभव साझा किया इस पाठ में. तो देखें कि लेखक ने कौन सा अनुभव प्राप्त किया था इस यात्रा के दौरान, कि एक अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भारतीय लोगों के प्रति इतनी अच्छी धारणा कैसे रख लिया, उसके पास कैसे इस प्रकार की विचारधारा आ गई. आप लोग इस पाठ को पढ़िए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और एक एक शब्द समझने का प्रयास करिए. बेहद शानदार पाठ, बहुत ही सुंदर पाठ है. आप लोग एक एक लाइन पढ़ने का प्रयास करें. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. लेखक कह रहा है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. आई होप दैट यू विल हैव रिमेंबर्ड द मीनिंग ऑफ दिस लेसन. विदाउट रिमेंबरिंग द लेसन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन प्रॉपरली. So it is advisable that you should learn the meaning first of all, then you should read, study and explain the lesson. तो आप लोग माने याद कर ही चुके होंगे, तो उसी माने के सहारे हम आप लोगों को इस पाठ का व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं. लेखक बता रहा है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था. Any the writer had started his journey from America to Delhi, and from Delhi he was going to Himalaya. I had left New Delhi for the Himalayas. मैं अपनी यात्रा को हिमालय के लिए शुरू कर चुका था नई दिल्ली से. I was going as far as बरेली by train. मैं बरेली तक ट्रेन के द्वारा जा रहा था. लेखक कह रहा है मुझे बरेली तक ट्रेन द्वारा जाना था. देन कार टू रानीखेत, और फिर वहाँ से मुझे रानीखेत कार द्वारा जाना था. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन. ये रानीखेत है क्या? लेखक बता रहा है कि रानीखेत है क्या? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजों की फौज की पहाड़ी छावनी. हिल माने पहाड़ी, स्टेशन माने आपको छावनी लिखवाया गया है. रानीखेत एक प्राचीन अंग्रेजों की फौज की छावनी है जिसमें सैनिक लोग रहा करते हैं. लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज. इसका लोकेशन देखिए, यह जो कैंप पे स्थित है वह 6000 फुट के 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के विपरीत 6000 फुट के ऊंचाई पर स्थित यह एक पहाड़ी छावनी है. फिर से देखें, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यह एक प्राचीन अंग्रेजों की फौज की छावनी है. लोकेटेड जो स्थित है ऑन ए 6000 फुट रिज माने श्रृंखला, अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज. 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के विपरीत 6000 फुट की श्रृंखला पर स्थित यह एक पहाड़ी छावनी है. द ट्रेन वॉज स्लो. आप समझ सकते हैं ट्रेन धीमी चल रही थी. लेखक की जो ट्रेन थी वो बेहद धीमी थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह लगभग हर स्टेशन पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप
हर स्टॉप पर यानी हर स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को खोलता था, झटके से खोलता था, एंड वॉकड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहला करता था। यानी इस लेसन के पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने लेखक की यात्रा की शुरुआत के बारे में पढ़ा। लेखक ने अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरू किया। उसे जाना कहाँ था? हिमालय जाना था। हिमालय में किस स्थान पर? स्पेशल स्थान पर। तो स्पेशल स्थान था रानीखेत। और रानीखेत है क्या? रानीखेत एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल कैंप है जो 120 मील फैले हुए हिमालय के विपरीत 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक को इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए बरेली तक ट्रेन से सफ़र करना था और बरेली से रानीखेत कार के द्वारा जाना था। तो आप लोग समझ गए होंगे पहला पैराग्राफ। हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल। जिन प्लेटफार्म से होकर के इनकी ट्रेन गुजर रही थी वे प्लेटफार्म लोगों से पूरी तरह से भरे हुए थे। सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। अर्थात लेखक बता रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों को इन्होंने इंडियन प्लेटफार्म्स पर देखे, उसमें कौन थे? सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदूज यानी हिंदू थे, सोल्जर्स सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीट्स मीन्स पुजारी थे, पोर्टर माने कुली थे, बेगर माने होता है भिखारी थे, हाकर फेरी वाले। यानी सारे प्लेटफॉर्म्स इन सारे प्रकार के लोगों से भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गवर्नमेंट। लेखक बता रहा है कि लगभग हर कोई व्यक्ति नंगे पांव था और ढीला और सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था। इन भारतीय लोगों की विशेषता बताते हुए लेखक बता रहे हैं कि जिन भारतीय लोगों को इन्होंने देखा वह मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर विदाउट स्लीपर्स, विदाउट शूज, विदाउट चप्पल, एंड दे वेर वेयरिंग लूज एंड वाइट क्लॉथ्स। आई वुड ask at least 3 people before I could find one who spoke English। लेखक कह रहा मैं कम से कम, एटलीस्ट में सोता कम से कम, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, किसी एक व्यक्ति को पाने से पहले जो अंग्रेजी बोल सके। अर्थात द राइटर वाज एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज ऑफ इंडियन पीपल, सो ही हैड टू सर्च the person who can speak English, and the writer had to talk at least 3 people, then he could find one person who understand his language with whom he could converse। तो लेखक कम से कम 3 लोगों से पूछता था तब उसे कोई एक ऐसा बंदा मिलता था जिससे वह अंग्रेजी में बातें कर सकता था। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स। लेखक का क्या रहा है, जब हम किसी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को पास जाते थे तो बातें करते थे किस पर? वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम लोग सांसारिक मामलों पर बातें करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन के उत्पन्न उस मुख्य समाचार के मुख्य बिंदुओं पर हम लोग बात करते थे जो उस दिन की हेडलाइंस हुआ करती थी। यानी द राइटर वुड टॉक टू द इंडियन पीपुल अबाउट द मेजर न्यूज ऑफ द डे एंड वर्ल्डली मैटर्स। इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक इस प्रकार से लोगों से बातें करके, गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र की नब्ज टटोलना, यानी किसी के मन की बात जानना। इस प्रकार भारतीय लोगों से बातें करके मैं भारत के लोगों की आंतरिक बात, इन भारत के आंतरिक भावना को समझने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, सरकारी आंकड़ों और विचारधाराओं के विपरीत उनकी जांच करते हुए मैं भारत के रियल कंडीशन, वास्तविक की स्थिति को जानने का प्रयास कर रहा था। अर्थात इट इज़ वेरी important passage. In this passage, the writer has described the people whom he saw on the Indian platforms during his journey from New Delhi to Bareilly. The platforms were full of passengers. There were many kind of passengers such as Sikh, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priest, porter, beggar, hawker, and many kind of people. The writer was English speaking person, so he had to find a person who could speak English.
यानी लेखक एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसे अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति की तलाश रहती थी, और जब वो किसी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को पा जाता था तो वह सांसारिक मामलों पर और उस दिन के मुख्य समाचार पर बातें करता था। सपोज दैट आज का दौर होता तो लेखक जब किसी स्टेशन पर उतरता तो पूछता, आजकल आपके देश में कोरोना का क्या असर है, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग रिकवर कर रहे हैं, भारत सरकार इसके लिए क्या कर रहा है, ये सब आज के मुख्य समाचार हैं। तो उस समय के जो मुख्य समाचार रहे होंगे, लेखक उन विषयों पर बात करता था इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन के साथ। इस प्रकार लोगों से बातें करके वो भारत के आंतरिक स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। नाउ लेट अस एक्सप्लेन द नेक्स्ट पैराग्राफ। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। लेखक जिस रास्ते से अपनी जर्नी कर रहा था बाय ट्रेन, वह रास्ता भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से बना हुआ था। यानी जो दिल्ली और बरेली का रूट है, ट्रेन वाला रूट, वो भारत के उपजाऊ मैदानों से होकर के गुजरता है। यानी बेहद संपन्न कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छी पैदावार, अच्छी फसलें पैदा होती हैं। वंस अगेन, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। यह रास्ता भारत के रिचेस्ट मान समृद्ध यानी उपजाऊ, भारत के उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से होकर के बना हुआ था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। आप जानते हैं कि भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, उसमें से एक है भारत का उत्तर का विशाल मैदान। यानी यह एरिया भारत के उत्तरी विशाल मैदान के बारे में है। यह विशाल मैदान भारत के नदियों द्वारा, भारत के उत्तरी नदियों द्वारा बनाया गया एक समतल मैदान है। तो उसी समतल कृषि योग्य भूमि से होकर के रास्ता बना हुआ था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी के ऊपरी मैदानी हिस्सा था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था, मतलब एक गर्म प्रदेश था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा उन दिनों भूरे और मटमैली थी। भूरी और मटमैली, सिल्ट मतलब होता है मिट्टी, यानी जो चिकनी मिट्टी होती है उसको सिल्ट कहते हैं, और ब्राउन माने भूरा। यानी उस समय गंगा का पानी स्वच्छ नहीं था, अर्थात यानी आप मान सकते हैं कि जुलाई या अगस्त का महीना रहा होगा जिस समय हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा चला करती है। तो उस समय गंगा भूरी और मटमैली थी, सोयलन विथ फ्लड वाटर्स, और बाढ़ के पानी से उभरी हुई थी, फूली हुई थी। यानी बाढ़ का पानी बिल्कुल भरा हुआ था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, और ये हजारों एकड़ चावल के खेती पर यह पानी फैला हुआ था। तो अब तो क्लियर हो गया कि यह जुलाई और अगस्त का महीना रहा होगा, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ धान की रुपाई हो चुकी होती है और इस समय मानसूनी वर्षा भी होती है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर गंगा, जमुना और अन्य नदियाँ मानसूनी वर्षा के कारण बाढ़ से प्रभावित हो जाती हैं और इनका पानी फसलों को बर्बाद भी कर देता है। तो बिल्कुल वही सीन आपके सामने है कि गंगा का पानी हजारों एकड़, एकड़ मतलब जानते हैं ना, एकड़ एक पैमाना है खेती नापने का, जमीन नापने का। हजारों एकड़ खेती चावल की खेती पर फैला हुआ था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, थोड़ा सा और उत्तर जाने की तरफ, थोड़ा सा और उत्तर जाने पर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, घास का विशाल विस्तार था। हायर दैन मैंस हेड, मानव के सिर से जो ऊंचे थे, यानी घास जो थे वो मानव के सिर से ऊंचे ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और ये घास का जो विस्तार था अनब्रोकन था, अर्थात काफी दूर तक फैला हुआ था। अटूट घास का विस्तार था, लेकिन कहीं कहीं इसमें कलम्प दिखाई दे रहे थे पेड़ों के। कलम्प का मतलब ठूंठ। जब पेड़ का तना काट दिया जाता है तो जड़ वाला जो पोर्शन बचता है उसे ठूंठ कहते हैं। तो कहीं कहीं पेड़ों के ठूंठ दिखाई दे रहे थे। द होम्स ऑफ टाइगर, लेखक ने आगे देखा चीता के घर, एलिफेंट्स हाथियों को देखा, पाइथन्स अजगरों को देखा, एंड कोबराज और नागराज। कोबरा मतलब नाग होता है एक प्रकार का विषैला सांप। इन सारी चीज़ों को देखा। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, हर तरफ एक चपटी पृथ्वी थी, चपटी जमीन थी जो क्षितिज की तरफ दौड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। हॉरिजन इज ए पॉइंट
where the sky and earth seem to touch। यानी होरिजन एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी को होरिजन कहा जाता है। तो लेखक कह रहा है कि हर तरफ चपटी पृथ्वी थी, चपटी जमीन थी, जो क्षितिज के पास मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, बट डाटेड हियर एंड देयर बाय द सक्रेड बनियान ट्री। लेकिन कहीं कहीं बरगद, बनियान में बरगद होता है, सक्रेड में पवित्र, लेकिन कहीं कहीं पवित्र बरगद के पेड़ थे, एंड रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और पाकड़ के पेड़ों की कतारें भी दिखाई दे रही थी। पाकड़ एक प्रकार का बरगद के पेड़ के जैसा पेड़ होता है, वो पाकड़ का पेड़ होता है। तो लेखक कहीं कहीं पवित्र बरगद और पाकड़ के पेड़ों की कतारों को देख रहा था। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका आकार यल्म वृक्ष के जैसा था। यल्म भी एक प्रकार का पेड़ है, उसी पेड़ के आकार के ये वृक्ष दिखाई दे रहे थे, यानी एल्म के आकार के ये वृक्ष दिखाई दे रहे थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और इनके तने मोटे थे और ऐंठे हुए थे। आप बरगद के पेड़ देखे ही होंगे, बरगद के पेड़ के तने बड़े खूबसूरत नहीं होते हैं, बड़े टेढ़े मेढ़े और ऐंठे होते हैं। तो लेखक ने उसी बरगद के पेड़ों और किसको, पाकड़ के पेड़ों को और बरगद के पेड़ों को इसने देखा, जो एल्म पौधे के आकार के थे और उनके तने ऐंठे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा से गर्म और आर्द्र हवा बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज, उसमें कुछ बंदर भी थे, लेखक ने देखे। उसमें से कुछ माताएं थी, यानी मादाएं बंदर थी, विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो अपने बच्चों को अपने पेट से चिपकाए हुए थी, अपने पेट की तरफ बच्चों की सवारी किए हुए थी। यानी लेखक ने ऐसे बंदरों को देखा, मादा बंदरों को, जो अपने बच्चों को अपने पेट से चिपकाए हुए थी। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और जो भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ कूद रही थी। द विलेजेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग, जिन गांवों से हम लोग गुजरे उनकी दीवारें मिट्टी से बनी थी, जिसमें पानी और गाय के गोबर मिक्स थे। अर्थात लेखक ने मिट्टी के दीवालों के बने हुए घर देखे और उन दीवालों पर गोबर और पानी का लेप लगा हुआ था, ये कह सकते हैं। देयर पीक्ड रूफ वेयर थैच्ड, उनके नुकीले छत, आप लोग छप्पर तो देखे ही होंगे, हम लोग इंडियन पीपल हैं, किसानों के बच्चे हैं, छप्पर तो बड़ी आराम से देखे होंगे हम लोग। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, उनके नुकीले छत, यानी छप्पर का जो छत होता है ऊपरी पोर्शन वो थोड़ा शंक्वाकार होता है, नुकीला होता है, उनके नुकीले छत बन थैज मतलब उनको छाजन किया गया था। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, बल्लियों के ऊपर बांस के खंभों को फैलाकर घास के गट्ठरों से बांध कर छप्पर तैयार किया गया था। अब छपरा कैसे तैयार किया जाता है, आप लोग इसको कभी महसूस करें। पहले बल्लियां बिछाई जाती हैं, बल्लियों के ऊपर फिर बांस के पतले पतले बल्ले बिछाए जाते हैं, फिर उस पर घास बिछाई जाती है और फिर उसको बांधा जाता है। तो इस प्रकार छप्पर तैयार किया गया था। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वेर इन ब्लूम, दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वेर इन ब्लूम, उस दिन जो कद्दू की लताएं, कद्दू मतलब आप लोग समझते होंगे काशी फल, जिसे कोहड़ा भी कहा जाता है, सीताफल भी कहा जाता है। उस दिन कद्दू की लताएं जो उन दीवालों पर उगी हुई थी वो खिली हुई थी। क्या बता सकते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ पंपकिन फ्लावर? इट इज येलो, पीले कलर के वो फूल होते हैं, कद्दू के पुष्प पीले कलर के होते हैं। उन दिनों कद्दू की लताएं जो उन दीवालों पर खिली हुई थी वो पीले रंग में थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, उस भद्दे दीवालों पर पीले रंग की धारियां बनाते हुए लटक रही थी। यानी जब छप्पर पर कद्दू बोया जाता है तो आप लोग देखते होंगे उसकी क्या कहते हैं, जो लताएं होती हैं
वो लटकती हैं और बिल्कुल पीले रंग की धारियाँ बना रही थी उस भद्दे दीवारों पर जो मिट्टी की बनी हुई थी, और उस पर पानी और गोबर का लेप लगा हुआ था। आई होप आप ये स्टेंजा बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पैराग्राफ में लेखक ने एक बहुत ही शानदार भारतीय प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। जिस क्षेत्र का वर्णन लेखक कर रहा है, ये भारत का विशाल उत्तरी मैदान है। ये भारतीय नदियों द्वारा उनकी उपजाऊ मिट्टी से बनाया गया है, विशाल उपजाऊ क्षेत्र है। उस समय गंगा बाढ़ में थी, यानी गंगा में पानी भरा हुआ था। पानी हजारों एकड़ चावल पर फैला हुआ था। लेखक ने ढेर सारे बंदरों को देखा, विशाल घास का मैदान देखा, जंगल देखा, कोबरा यानी नागराज को देखा, शेर देखा, हाथियां देखा, ढेर सारे अन्य प्रकार के जानवर देखे। और इस शानदार प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए वह अपने ट्रेन की यात्रा कर रहा था फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली। नाउ वी शैल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में हम उस मेन कहानी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर लेखक के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके आधार पर इसे यह पाठ लिखना पड़ा। तो देखें ये पाठ का टर्निंग पॉइंट। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। लेखक बता रहा है कि एक स्टेशन पर लोगों से मेरा बात करने का सिलसिला बाधित हो गया। यानी आप जानते हैं कि लेखक हर स्टेशन पर उतरता था, लोगों से बातें करता था, उनसे सांसारिक मामलों में पूछताछ करता था, लेकिन एक स्टेशन पर वह ऐसा नहीं कर सका। इंटरप्ट माने बाधा पहुंचाना होता है, पीपल माने लोग, और रूटीन माने सिलसिला, चक्र। लोगों से बात करने का जो सिलसिला था वह एक स्टेशन पर बाधित हो गया। कैसे बाधित हुआ देखें। एज सुन एज आई लाइटेड, ज्यों ही मैं उतरा, लेखक बता रहा जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक समूह, ग्रुप माने समूह होता है, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, यहां से दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वेर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड ओवन, हाथ की बनी हुई, रीड बास्केट्स, सरकंडी की टोकरियां, विद सिंपल डिजाइन्स, साधारण आकार वाली, एंड पैटर्न, और साधारण नमूने वाली हाथ की बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए थे। लेखक बता रहा है कि बच्चे अपने टोकरियों को अपने हाथों में ऊंचा उठाए थे। साउटिंग वर्ड्स, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ चिल्लाते हुए वे अपने टोकरियों को ऊंचा उठाए थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया कि वो क्या चिल्ला रहे थे। बट कन्वेविंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन बिना किसी गलती के मैं उनकी इच्छाओं को समझ रहा था। इन द राइटर वांट्स टू से दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन who were selling baskets, but he could unmistakably understand their desire. He knew that they wanted to sell their baskets. ये उन सबकी भावनाएं थी, और वे बच्चे इस लेखक पर बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिए और अपने टोकरियों को बेचना चाहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। दीज वेर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, इन बच्चों का इंट्रोडक्शन लेखक दे रहा है। ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी मतलब जो कहीं से आकर के बस गया हो, उसे शरणार्थी कहा जाता है। ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा की घोषणा हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की घोषणा हुई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, तो सैकड़ों हजार लोग, लाखों लोग कह लीजिए, सैकड़ों हजार लोगों ने, रूट्स माने जड़ होता है, अपने मूल जड़ को या मूल निवास को उन्होंने तोड़ दिया। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंस, और अपने निवास स्थानों को बदल दिया। अर्थात बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए, बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, मिलियन माने 10 लाख होता है। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा। एंड केम टू इंडिया, और वे भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस फैनेटिसिज्म धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद के डर से 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़े
और भारत आ गए। आपके दिमाग में गदर का एक सीन आना चाहिए। गदर मूवी एक्टेड बाय सनी देओल एंड अमीषा पटेल। इस फिल्म में आपने देखा था किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ट्रेनें एक दूसरे देशों से जब दूसरे देश में जा रही थी तो बिल्कुल लाशों से पटी पड़ी थी। यहाँ फिलहाल लाश का जिक्र तो नहीं किया गया है, या कह लीजिए ट्रेन का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन 90 लाख लोग बताए जा रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़े थे। और धार्मिक उन्माद यानी हिंदू मुस्लिम का जो दंगा था उसके डर से 90 लाख लोग भारत आए थे पाकिस्तान छोड़ करके। दे वेयर प्योर पीपल टू स्टार्ट विथ। यात्रा शुरू करते समय बहुत गरीब लोग थे। दे वेयर पुअरर, वे और गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपने लंबी पदयात्रा को शुरू किया। पदयात्रा मतलब पैदल, जो इस समय लॉकडाउन की स्थिति में प्रवासी मजदूरों की स्थिति बिल्कुल सेम कंडीशन उस समय रही होगी उन पाकिस्तानी लोगों की जो पाकिस्तान छोड़ करके भारत आए थे, पैदल आए थे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वह शुरू में तो गरीब थे ही, लेकिन जब उन्होंने अपनी लंबी पदयात्रा को शुरू किया तो वे और गरीब हो गए। फॉर मीन्स क्योंकि आल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, क्योंकि वो जो कुछ ला सकते थे वो थोड़ा सा भोजन था। एंड फी बिलोंगिंग्स, और कुछ बोरिया बिस्तर अपने सामान वगैरह हुआ करते थे। सून दे वेर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही वे भोजन विहीन हो गए, इनकी उनका भोजन खत्म हो गया। राशन पानी जो लेकर के चले थे वो शीघ्र ही खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे सड़क के बगल, रास्ते के बगल गिरना शुरू हो गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से। भोजन जब खत्म हो गया, उनको भोजन कहीं नहीं मिल रहा था, तो भूख की कमजोरी से वो सड़क के बगल गिरना शुरू हो गए। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वह उसी जगह पर मर गए जहां वह गिरे। क्या दयनीय स्थिति रही होगी उन पाकिस्तानी लोगों की, जो लोग भारत आए पाकिस्तान से लौटकर, और ऐसे भारतीयों की भी बहुत खराब दशा होगी।